हेलो एवरीवन, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। अब तक की क्लास में हमने अध्ययन किया था गति के नियम के बारे में और गति के नियम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, सब मैंने आपको करवाए थे और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा लेक्चर को। चलिए आज अपना हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, ये लेक्चर नंबर 4 होगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गति के समीकरण के बारे में। गति के समीकरण के बारे में, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, ठीक है ना। तो गति के समीकरण क्यों दिए गए? जब यह देखा गया कि अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, एक समान एक्सेलरेशन से गति कर रही है, तो उस कंडीशन में ये पाया गया भाई कि जो इनका त्वरण होगा वो तो कांस्टेंट हो गया। अब और कौन कौन से वेरिएबल इसमें भाग लेते हैं, तो इसलिए गति के 3 समीकरण दिए गए कि अगर एक त्वरण को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसके बाद और किन किन वेरिएबल्स पर और किन किन चरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी के अध्ययन के लिए गति के 3 समीकरण दिए गए। तो गति के वह 3 समीकरण कौन कौन थे, सबको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, आप सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइव आ जाइए। अब आप सभी लोग, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मन लगेगा और उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गति के समीकरण के बारे में। गति के कुल 3 समीकरण हैं। गति के कुल कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। तो यह तीनों समीकरण क्यों दिए गए? जब यह देखा गया कि त्वरण नियत है। अगर त्वरण को नियत कर दिया जाए, अगर त्वरण को नियत कर दिया जाए, है ना, तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है इस बात की व्याख्या करने के लिए गति के 3 समीकरण दिए गए। कितने समीकरण? 3 समीकरण। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। अब इसमें देखिए, अगर इस समीकरण में आपसे पूछता है कि दिया गया समीकरण, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिया गया समीकरण किन किन चरों के बीच में, किन किन कांस्टेंट के बीच में संबंध बताता है, किन किन चरों के बीच में संबंध बताता है। अगर आपसे यह पूछता है कि दिया गया समीकरण किन किन चरों के बीच संबंध बताता है, तब आप कहेंगे दिया गया वेग त्वरण एवं समय के बीच संबंध बताता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रॉपर दिखाई दे रहा है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और इसको और इस साइड लिखेंगे। तो चलिए, दिया गया समीकरण वेग त्वरण एवं समय के बीच संबंध बताता है। वेग त्वरण एवं समय के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए दिए गए समीकरण में किस किस के बीच में फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, या दिए गए समीकरण के बीच में कौन सा फलन है, कौन किस पे डिपेंड है, तो आप कहोगे कि दिए गए समीकरण में वेग एवं समय का फलन है ना। इसी को कहते हैं टाइम
टाइम एंड वेलोसिटी टाइम एंड वेलोसिटी का फंक्शन होगा, है ना। लिख सकते हैं आप फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। वेग और समय का फलन है। दिया गया समीकरण किस किस का फलन है, किस किस का फंक्शन है, तो आप बताओगे टाइम एंड वेलोसिटी वेग और समय का फंक्शन होगा। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। जब भी फंक्शन पूछेगा कि किस किस के बीच में फंक्शन है दिए गए समीकरण के बीच में, तो आप कहोगे टाइम और वेलोसिटी के बीच में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है त्वरण को अगर नियत कर दिया जाए, है ना, त्वरण को अगर नियत कर दिया जाए तो दिए गए फंक्शन के बीच में फलन किन किन के बीच में होगा, क्योंकि अब त्वरण तो इसमें वैरी नहीं कर रहा है ना, ये तो फिक्स हो गया है। तो वैरी क्या कर सकता है, टाइम कर सकता है, वेलोसिटी कर सकती है, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, है ना, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, यही दोनों तो वैरी कर सकता है। समझ रहे हैं बात को आप लोग। हाँ, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण समय का वेग और एवं समय का फलन है, या दिए गए समीकरण के बीच में टाइम एंड वेलोसिटी का फंक्शन है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए समझ में आ रहा है, दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए जिससे पढ़ने में और भी मज़ा आए। और मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा आंसर करेंगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। अब आप लोग का क्या काम है, दो वर्क, एक पढ़ना और दूसरा वीडियो को शेयर करना। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ AT², s बराबर ut प्लस हाफ AT²। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये दिया गया समीकरण है। इसमें भी वही क्वेश्चन, दिए गए समीकरण के बीच में दिए गए समीकरण में किन किन चरों के बीच में संबंध है। तो अगर कांस्टेंट के बीच में संबंध पूछता है तब आप बताओगे कि पहला विस्थापन, या फिर इसी को आप दूरी भी लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी, या फिर इसी को ऊंचाई भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो s को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उस कंडीशन में h से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। या किसी दो निश्चित बिंदु के बीच में जब स्थिति पता करनी होती है तो s का क्या हो जाता है, d हो जाता है। तो इसलिए चाहे विस्थापन का जाए, चाहे दूरी का जाए, चाहे ऊंचाई का जाए, आपको नोट क्या करना है कि वो ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो किस किस के बीच में किस किस के बीच में संबंध होगा। तो पहला आप जानिए विस्थापन होगा, दूसरा वेग होगा, तीसरा समय होगा, है ना, और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आप कहोगे त्वरण हो जाएगा, ठीक है। संबंध की बात कर रहा हूं मैं, संबंध की बात, ठीक है, संबंध की बात कर रहा हूं। अगर पूछे दिए गए समीकरण के बीच में किस किस के बीच में संबंध है, तो आप बताओगे दिए गए समीकरण में विस्थापन, वेग, समय और त्वरण के बीच में संबंध बताया जा रहा है। क्लियर है। हाँ, कि विस्थापन किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, वेग, समय और त्वरण पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दिए गए समीकरण में किस किस के बीच में फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, या दिए गए समीकरण में किस किस का फंक्शन है, तो आप बताओगे, क्योंकि देखो फिर वही काम करना, ए को कांस्टेंट कर देना, ए से कोई मतलब नहीं है। तो दिए गए समीकरण में किसका आप कहोगे विस्थापन, वेग और समय, विस्थापन, वेग और समय का फंक्शन है। किस किस का फंक्शन है, विस्थापन, वेग और समय का फंक्शन है, विस्थापन, वेग एवं समय का फलन है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, कायदे से नोट कीजिए, फिर से पूछा जा सकता है। चलिए समझ में आ गया, क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज किया जाए। आप सभी हमें कमेंट करके बताते रहें क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है आप सभी को। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर हम इसको इरेज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्लास। तो दो इक्वेशन अभी तक मैंने बताया, दोनों के बीच में किस किस के बीच में संबंध है और फंक्शन किस किस के बीच में, ये भी मैंने बताया। आप सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला इक्वेशन लेते हैं। अगला इक्वेशन हमारा क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। और इस तीसरे समीकरण में हमें देखना है कि संबंध किसके किसके बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि s क्या था, विस्थापन था, वी यू क्या था, वेग था, v क्या था, ये भी वेग है, ये आपका प्रारंभिक वेग है और ये क्या है, अंतिम वेग, ठीक है ना, हैं दोनों वेग ही, ठीक। अब दिए गए समीकरण में किस किस के बीच में संबंध बताया जा रहा है, ए क्या है, तो आप कहोगे सर त्वरण है, ठीक। दिए गए समीकरण के बीच में किस किस के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो आप कहोगे वेग, एक ही नाम लेना है आपको, क्या, वेग, दोनों को कंबाइन करके, वेग, त्वरण और विस्थापन, विस्थापन है ना, वेग, त्वरण और विस्थापन के बीच में संबंध बताया जा रहा है, या वेग, समय और दूरी के बीच में संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। त्वरण भी रहेगा। लेकिन अगर आपको पूछता है कि दिए गए समीकरण में किस किस के बीच में फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, दिया गया समीकरण किस किस का फलन है, तो आप क्या बताएंगे कि दिया गया समीकरण वेग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। दिया गया समीकरण वेग, विस्थापन, ठीक है, दिया गया समीकरण वेग और विस्थापन के बीच का फलन है, क्या है, वेग और विस्थापन के बीच का फलन है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ए क्या होगा, ए कांस्टेंट हो जाएगा, ए को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास बच क्या रहा है, विस्थापन बच रहा है और वेग बच रहा है। तो दिया गया समीकरण वेग विस्थापन के बीच का फलन है, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इस पर करवाने वाला हूँ। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, सो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये तो थे गति के तीनों समीकरण, क्या थे, गति के तीनों समीकरण, ठीक है। अब गति के समीकरण यहीं समाप्त नहीं हो जाते हैं, गति के समीकरण का एंड यहीं पर नहीं होता है। होता क्या है, आगे क्या होगा, अब देखिए ये तो उस टाइम की कंडीशन है, ये समीकरण उस समय वर्क करेंगे जब कोई वस्तु लीनियर मोशन कर रही हो, मतलब रेखीय गति कर रही हो। कैसी गति, रेखीय गति कर रही हो, ठीक है ना, सॉरी कैसी गति कर रही हो, रेखीय गति कर रही हो, लीनियर मोशन हो, लीनियर मोशन में हो, उस कंडीशन का यह समीकरण है। लेकिन अगर कोई वस्तु रेखीय गति ना करके ऊर्ध्वाधर गति कर रही हो, है ना, ऊपर की तरफ जा रही हो, उस कंडीशन में इन सारे इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, इन सभी समीकरण में थोड़ा सा बदलाव होता है। कब, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही होगी तो उस पे यह त्वरण ए वर्क ना करके अब यहाँ पे त्वरित नहीं होगा, है ना। अब इसमें त्वरण ए नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए या ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में त्वरण ना लगकर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्या होता है, उस कंडीशन में त्वरण ना लगकर गुरुत्वीय त्वरण वर्क करता है। तो यहाँ पर अब ए की जगह पे क्या रखा जाएगा, आप कहोगे जी रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, जी, स्मॉल जी। इसको आप सभी जानते होंगे, पहले से पहचानते होंगे, और इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। अब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि जी की वैल्यू
कितनी होगी? आप सभी ने कमेंट करके अभी तक नहीं बताया है ना। चलिए मैं बता देता हूं। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 60 अंश अक्षांश पर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल से 60 अंश अक्षांश पर पाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 समुद्र तल से 60 अंश अक्षांश पर पूछा जाएगा, पाया जाता है। ठीक है, और आज की वीडियो में लास्ट में फिर से आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इस बार कोतवाही नहीं कर दी है, आप सभी को उसका आंसर देना है। क्लियर? चलिए, तो आज हम बता रहे थे आपको कि जी वर्क करेगा, है ना, और इसका साइन कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये भी डिपेंड करता है। अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है तो जी माइनस में लिया जाएगा। अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है तो जी किस में लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। तो इसका समीकरण अब क्या बन जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी। क्लियर है? समीकरण क्या बन जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि अब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, अब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। अगली कंडीशन s बराबर क्या हो जाएगा? तो s बराबर हो जाएगा ut और माइनस हाफ, s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो होगा। अभी a के जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? g आ रहा है, और वो माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रही है। अच्छा, माइनस में क्यों हो रहा है? तो माइनस में इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटने लगता है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करते हैं, नेगेटिव वर्क डाउन करते हैं, इसीलिए उस साइन को नेगेटिव लिया जाता है और इसीलिए जी का मान क्या होता है? घटता चला जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो अब देखिए s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। अगली कंडीशन में क्या रख देंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, कोई दम नहीं है इसमें, है ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे कि इस पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। सो अभी तक आपने क्या क्या सीखा? अभी तक आपने देखा कि गति के जो समीकरण हैं उनके बारे में व्याख्या की गई, किसके किसके बीच में संबंध है, किसके किसके बीच में कौन कौन सा फलन है, ये बात भी हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे तो ये देखा हमने, अब ये समीकरण हो गया। ठीक, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बताते हैं आपको थोड़ा सा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी उसका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता जाएगा। उस कंडीशन में हम जी की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है ना। तो अब ये तीनों जो गति के समीकरण हैं ये क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, और जहां माइनस था वहां क्या लगता जाएगा? प्लस लगता जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो तीन चीजें आपने देखी। पहला तो गति का समीकरण और उसमें कौन कौन से फंक्शन। दूसरा, जब वस्तु ऊपर जाएगी तो जी नेगेटिव हो जाएगा और समीकरण में सब में माइनस आ जाएगा। तीसरी कंडीशन आपने देखी कि वस्तु जो ऊपर से नीचे आ रही तो जी की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और प्लस होने के साथ साथ क्या होगा? समीकरण चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जा रही है, अगर स्वतंत्रता लिख देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जा रही है। ठीक है, कहाँ से? ऊपर से। ठीक, तो ऊपर से अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जा रही है तो उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या होगी? तो उस समय प्रारंभिक वेग जो रहा होगा, u इनिशियल वेलोसिटी जो रही होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना। u क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा लिखते हैं, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम जी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए जैसे मार्कर है, अब इसको ऊपर से गिराने के लिए कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया गिर गया। क्लियर है ना। हाँ, लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंकना है, आप हाथ में लिए दिन भर बैठे रहो लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा?
क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकने के लिए कोई ना कोई वेलोसिटी चाहिए, कोई ना कोई फोर्स चाहिए जिसको लगा के आप फेंको ऊपर, है ना। तो उस कंडीशन में अगर कोई वस्तु नीचे से, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर ऊपर फेंकी जा रही है, क्या किया जा रहा है, फेंकी जा रही है, तो u की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कोई ना कोई वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। इसी कंडीशन में v क्या होगा, v की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। जब ऊपर से छोड़ी जाएगी वस्तु, जब नीचे आएगी तो v की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी, और यहाँ पे जब कोई वस्तु ऊपर पहुँच जाएगी, मैक्सिमम पर पहुँच जाएगी, टॉप पर पहुँच जाएगी, मतलब डाउन पे पहुँचने पर v का वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जब कोई वस्तु टॉप पर पहुँच जाएगी आप फेंकोगे तो उस कंडीशन में v की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। v की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 0 हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0, क्योंकि जब कोई वस्तु बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएगी तो वहां से ऊपर ना जाके फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, और उस पॉइंट पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, है ना। हम आपकी बात पर देखेंगे, उस पर सुनवाई की जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है। अभी हम सिर्फ लाइव चैटिंग कर पाते हैं आप लोगों से, लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी हम लोगों के पास में स्ट्रेंथ वो नहीं है, वो वॉचिंग आवर नहीं है। तो आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि हम आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को तुरंत देखकर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी हमारी जब वीडियो आती है तो हम आपके लाइव कमेंट्स पढ़ सकते हैं, है ना, जो आप कमेंट करते हैं उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उन कमेंट्स पे हम तत्काल रिप्लाई करते हैं ऑफलाइन होकर, है ना। हमारी टीम उस पर रिप्लाई करती होती है, हम एट अ टाइम उस पर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ आपको देख सकते हैं। लेकिन जब आप कनेक्ट हो जाएंगे हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो जाएगा, हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपसे डायरेक्टली इंटरफेस रहेगा, हमारा डायरेक्टली कनेक्शन रहेगा, है ना। तो उस कनेक्शन में और भी मज़ा आएगा। क्लियर है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। ये इतनी बातें समझ में आ गई कि u की वैल्यू कब 0 होगी, कब मैक्सिमम होगी, v की वैल्यू कब 0 कब मैक्सिमम। अब नीचे देखिए, अगर कोई वस्तु रेखीय गति कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी प्रारंभिक, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु गतिमान है, तो ये नहीं बताया कि वो स्थिर कब थी, मोशन में है अभी। तो जब मोशन में है तो उस टाइम जो वेग दिया जाएगा, उस समय का जो वेग होगा उसी को हम u मानेंगे, है ना, और वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब पॉजिटिव में ही होगा। क्लियर है ना। हाँ, और अंतिम वेग भी कभी कभी 0 होगा और कभी कभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब 0 होगा, अगर कोई वस्तु रुक गई है, अगर कोई वस्तु रुक गई है तो u की वैल्यू लास्ट में, सॉरी v की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। और अगर किसी से जाके टकरा जाती है ना, क्या होती है, टकरा जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, v की वैल्यू मैक्सिमम होगी। भाई अगर हम जा रहे हैं और किसी से 0 वेग से लड़ें, इसका मतलब कि हम सब प्रेम भेंट कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं। आ रही बात समझ में। हाँ, लेकिन अगर हम तेज़ी से जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए या बाइक चलाते हुए और हिट कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, हमारे पास कोई ना कोई वेग होता है। क्लियर है। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी से कोई टकरा रहा है, कोई पत्थर कहीं जाके टकरा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ अंतिम वेग होगा। अगर कोई मीनार से कोई चीज़ फेंकी जाती है, वो कहीं आके गिर जाती है, तो उसका कोई ना कोई अंतिम वेग होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु कहीं जाके रुक जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। चलिए, ये तो बात थी कि कौन से वेरिएबल कब प्लस होंगे, कब माइनस होंगे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। सो मैंने इरेज कर दिया है। इन चीज़ों को आप नोट करना चाहें तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताते रहें आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, जिससे कि हम
आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकें। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे ये लेक्चर मेरा चल रहा है तो आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसा है, इस लेक्चर के बाद में या इस टॉपिक के बाद में हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस पर ज़रूर सुनवाई करेंगे। चलिए अब देखो, इक्वेशन आप मोशन में लिख देता हूँ, उसके लिए आपको एक चीज़ और समझना जरूरी है। त्वरण क्या है, ए इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा यू कह लीजिए आप, है ना। ठीक, अब डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो आप मतलब डेल्टा यू अपान टी, ठीक है ना, या डेल्टा वी अपान टी, कुछ भी लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप ये समझो कि ये वेग परिवर्तन हो रहा है। तो जब वेग परिवर्तन होगा तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, मतलब अगर पहले प्रारंभिक वेग v लिखा है तो मान लीजिए प्रारंभिक वेग आपका क्या था, सॉरी अंतिम वेग क्या था, v2 था, तो प्रारंभिक वेग क्या है, v1 है, और टाइम क्या है, t है। अगर गति के समीकरण में आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग को आप u मान लीजिए और अंतिम वेग को v मान लीजिए, तो v1 और v2 नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अंतिम वेग v2 है और प्रारंभिक वेग क्या है, v1। तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाया आपने तो वेग परिवर्तन आ गया, आया या नहीं, वेग परिवर्तन आ गया। और t क्या आ गया, t आपका टाइम था जो, वो टाइम आ गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्या है, वेग परिवर्तन की जो दर है उसे त्वरण कहा जाएगा। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप नोट करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद गति के तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए, क्या क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, नहीं डाउट है तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, और आप लोग को अगर आता है तो आप जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, यदि कोई कार, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो और 5 सेकंड बाद उस पर, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाए तो उत्पन्न मंदन क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए उत्पन्न मंदन क्या होगा। मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। पहली है आपका 14.4, ऑप्शन ए 14.4, ऑप्शन बी है आपका 3.5, ऑप्शन सी है आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन डी है आपका -4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, सॉरी सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक चाल से चल रही है, उस पर 5 सेकंड बाद ब्रेक लगा दी जाती है, तो उस पर आरोपित मंदन कितना होगा, या उस पर उत्पन्न मंदन क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मुझे 10 सेकेंड का आपके पास समय, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊँगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए क्योंकि इसमें दम नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अभी दिए गए इक्वेशंस में दिए गए समीकरण में आपको क्या दिया गया है, कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समझ में आ रहा है, कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अगर कोई वस्तु किसी चाल से चल रही है तो उसका कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा, है ना।
अब टाइम कितना मिला हमें, टाइम कितना मिला हुआ है, टाइम हमें मिला हुआ है 5 सेकेंड। और हमें पता क्या करना है, उसमें उत्पन्न मंदन, ठीक है ना। मंदन एक प्रकार का त्वरण है जो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, उसी को मंदन कहा जाता है। मतलब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतनी चीज़ें, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है और यहाँ हमें पहुँचना है। अब देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। भैया मैंने क्या कहा था, ब्रेक लगा दिया जाए। जब ब्रेक लगाएंगे तो कार रुकेगी ना। अब कार अगर रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो क्वेश्चन तो आपके सामने है बिल्कुल, फटाफट रख के सॉल्व कर दो यार, कोई दम नहीं है इसमें। u की वैल्यू हमने ले ली, क्या ले ली, अंतिम वेग क्या है, 0 है। u की वैल्यू क्या ले ली, 72 ले ली, है ना। और उसके बाद समय कितना था, 5 सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ से अगर कुछ स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, अगर सीधा सीधा आप लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो भाई ये 72 है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में हमें सेकंड दिया गया है। तो दो चीज़ें कर सकते हो भैया, या तो सेकंड को घंटे में बदल लो, और या तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। ये ज़्यादा आसान है ना। क्या करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, तो दिए गए चर में 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। आप बताओगे 5/18 से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। चलिए, तो अगर गुणा कर दिया जाता है, करते हैं गुणा, क्या लिखते हैं, 5/18, 18 एकम 18, 18 चौका 72 और 5 चौका 20, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे 20 और नीचे क्या आ गया 5। लेकिन ये वैल्यू किस में थी, निगेटिव में थी, है ना, नेगेटिव में थी। अब इसको आपने कैंसिल आउट किया तो वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। वैल्यू क्या आ गई, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे भी दो विकल्प दिए गए हैं, सी में +4 है और डी में -4 है। अब मैं आपको बता दूं, जो मंदन है वो इस निशान से स्पष्ट होगा कि मंदन हो रहा है या नहीं। अगर ये वैल्यू माइनस में ना आई होती तो हम ये मानते कि कार जो है वो त्वरित हो रही है, बढ़ रही है, एक्सीलरेटर उस पर बढ़ रहा है। लेकिन अगर -4 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है स्पीड को, उसमें मंदन आ रहा है। क्लियर है, हाँ। तो अगर मंदन आ रहा है तो -4 क्या दिखाता है कि मंदन आ रहा है। क्या दिखाता है, -4 मंदन आ रहा है। माइनस की जो वैल्यू है वो क्या दिखाता है, मंदन आ रहा है, मतलब अपनी स्पीड को स्लो कर रही है, ठीक है ना। और आंसर जो होगा वो हम लिखेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस विकल्प का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं सही होगा। ऐसा मत कीजिएगा, जब भी मंदन पूछे तो निगेटिव साइन जो आता है वो मंदन को बताता है, लेकिन आपसे जब भी आंसर पूछेगा तो वो आंसर हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्लस में ही लिखा जाएगा। बोलो समझ में आया, कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इरेज करते हैं इसको। चलिए मिटाते हैं। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं वो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपी, यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लेखपाल हो, सबके समझ लीजिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं बताऊं आपको कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार आ चुका है एग्जाम में, और कुछ बच्चों को तो इसका आंसर भी रट गया होगा। 2018 में यूपीपी का जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके बाद जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, सॉरी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन उठाते हैं। एक कार की गति एक कार की गति 10 सेकंड में, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बदलकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है ना।
स्पीड क्या हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बदलकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है। भैया अगर आप मोटरसाइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, अचानक से 50 हो जाए, बढ़ जाए, तो आप क्या कहते हैं कि आपने एक्सेलेरेटर बढ़ाया होगा ना। जब एक्सेलेरेटर बढ़ाएंगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब एक्सेलेरेटर जो है वो एक्सेलरेशन से है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसका मतलब कार क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, हाँ, यदि एक कार की गति 10 सेकंड में 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, उत्पन्न त्वरण कितना होगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है आपका 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका 8.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी है आपका 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, आरआरबी की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आएगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल चैनल के लाइक बटन को दबा दबा के बिल्कुल तोड़ दीजिए। लेकिन जुड़े रहिए आप लोग हमसे, लास्ट तक पढ़ते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए कुछ लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोगों के कमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हम तक पहुंच रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बड़ी अच्छी बात है। चलो देखते हैं कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन सेम इसी सूत्र पर आधारित है ना। तो ए की वैल्यू क्या लेंगे भैया, देखो 20 किलोमीटर से चल रही थी फिर 50 किलोमीटर हो गई। इसका मतलब ये कौन सा वेग हुआ, ये कौन सा वेग हुआ, आप कहोगे सर ये प्रारंभिक वेग हुआ। ये कौन सा वेग हुआ, आप कहोगे सर अंतिम वेग भी हुआ। यही समझना बहुत ज़रूरी है, वरना माइनस में चले जाओगे, है ना। तो अब क्या होगा, सूत्र क्या होता है, और क्या दिया गया, टाइम दिया गया है हमें, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अंतिम वेग क्या था इसका, 50 था। अंतिम वेग क्या था 50, प्रारंभिक वेग क्या था 20, और समय कितना था 10 सेकेंड, ठीक। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30/10। अगर इसको भी आप सॉल्व कर देंगे ऐसे ऐसे, अगर आपने काट दिया तो आंसर आ जाएगा 3, और आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको जो मिला है ये किस में मिला है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा का था। टेक्निकली ये गलत है ना। ये स्पीड किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। चलिए मीटर प्रति सेकंड में यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो 5 बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो तो हो चुकी है कैंसिल। अब क्या बच रहा है 3 × 5/8 बच रहा है ना। 18 बच रहा है, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। तो अब क्या आ गया 5/6 है ना। अब 6 × 8 48 पॉइंट लग जाएगा आगे, क्योंकि वैल्यू कम है 1 से। 6 × 8 48, और फिर कितना आ जाएगा, बचा यहाँ पे कितना 2, सॉरी ठीक है, हाँ 50 में 2 बच जाएगा। तो 6 × 18, फिर 6 × 18, ऐसे 3 इंक्रीज होते चली जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0833 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया, समझ में आया, दिख रहा है सबको। कमेंट करके आप लोग हमें बताते रहिए, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए और हम आपसे जुड़े रहेंगे, तभी मज़ा आएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट जल्दी कीजिए, क्विक, बहुत सारे क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। चले, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड क्षैतिज में 10 सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कोई पिंड क्षैतिज में 10 सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कोई पिंड क्षैतिज में 10 सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो फेंका जाता है यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पिंड, तो जो हमारा दिया गया पिंड है, तो पिंड 11 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो पिंड 11 मीटर विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। अगर फेंका जाएगा तो पिंड कितना विस्थापित होता है, 11 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो बताइए, तो अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, v पूछा गया है, अंतिम वेग पूछा गया है। जो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं प्लीज़ आप लोग सॉल्व करने में जुट जाइए। मैं आपको इसके विकल्प दे देता हूं, आप बताइए मुझे क्या क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 144 मीटर प्रति सेकंड, बी दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकंड, सी दिया गया है 54 मीटर प्रति सेकंड एंड ऑप्शन डी दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं फिर से बताता हूं, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट आप कैलकुलेट करके बताइए, अदरवाइज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग हमें, ठीक। जब तक आप लोग कमेंट करते हैं मैं एक छोटी सी चीज़ ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आपको आज बताएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। पूरा क्वेश्चन कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इसमें आप, हमारे पास गति के कितने समीकरण है, आप कहोगे 3। कौन कौन सा v बराबर u प्लस AT है ना। दूसरा कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और लास्ट क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतने ही तो हैं, यही 3 तो समीकरण है, इन्हीं से सारे आंसर आने हैं। सो आपको अब करना क्या है, ध्यान से ये सोचना है कि हमें दिया क्या क्या है इसमें। देखो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो जाहिर सी बात है क्या दिया गया होगा, ए दिया गया होगा। अब कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड कैसा वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा, u होगा। अंतिम वेग पूछ रहा है भैया, तो प्रारंभिक वेग ही तो देगा, है ना। तो प्रारंभिक वेग हो गया। ए हमें क्या दे रखा है, ये। तीसरी कंडीशन में मीटर दिया हुआ है, तो मीटर क्या होता है, मीटर मतलब विस्थापन होता है या दूरी होता है। मीटर दूरी या विस्थापन का ही तो मात्रक है। तो इसमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों समीकरण में एक ही वैल्यू है s। बोलो भाई समझ में आ रहा है, इन तीनों में एक ही वैल्यू दे रखी है s। तो ये समझ लीजिए कि ये s होगा, ये a होगा, ये u होगा। पूछ क्या रहे हैं हमसे, लास्ट में क्या पूछा है, अंतिम वेग क्या होगा। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो भाइयों समझ में आया। फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, देखिए आराम से इसे। क्या है,
U दे रखा है, A दे रखा है, S दे रखा है, V पूछ रहा है। तो बताइए ये चारों वेरिएबल किस समीकरण में मिल सकते हैं? आप कहोगे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे U मिल जाएगा, A मिल जाएगा, S मिल जाएगा, लेकिन V है नहीं है तो ये नहीं लगेगा। यहाँ पे V है, U है, A है, लेकिन S है नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। इसमें देखिए V है, U है, A है, S है, सब कुछ है, मतलब कौन सा समीकरण लगना है? तीसरा समीकरण लगना है। बोलो भाई समझ में आया? समझ में आया या नहीं? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी आप क्वेश्चन को देखिए पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा बिल्कुल मत पढ़िए। आप 10 मीटर पर सेकंड देख लिया आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख लिया, मतलब त्वरण होगा, ये वेग होगा। और अंतिम वेग अगर पूछा है तो दिया गया वेग कौन सा होगा? प्रारंभिक वेग होगा ना। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल नहीं। अब उठा के सॉल्व कर दो। वी स्क्वायर पूछ रहा है, वी स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो भाई। ए 2 का 2 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 2, और फिर एस की वैल्यू कितनी है? 11 रख दिया हमने। 10 दहा 100 हो गया, और 11 दूना 22 और 2 दूना 4 और 11 चौके 44, है ना? कितना हो गया? 44। अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 100 और 44 कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएगा या नहीं? वी स्क्वायर की वैल्यू 144 आई या नहीं? तो v बराबर क्या? देखो v स्क्वायर अगर 144 है तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 12 होती है। v क्या था? वेग था, तो मात्रक लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बोलो भाई समझ में आया या नहीं? क्लियर है? कोई डाउट? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यहाँ से विकल्प बी सही हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? कमेंट करके आप लोग बताइए हमें समझ में आ रहा है या नहीं। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल आप लगे रहिए हमारे साथ। चलिए समय का अभाव होने के कारण आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द आपको हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और भी न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।